जब दोनों लड़कियां अब भी झाड़ियों में दुबकी हुई अपने हाथों से चेहरा ढके बैठी थी, तभी उन्होंने विच की आवाज सुनी। वो पुकार रही थी, अब सब मेरे पीछे आओ और इस युद्ध में जो कुछ बचा है उसे खत्म करने का काम शुरू करें। अब हमें उन इंसानी कीड़ों और गद्दारों को कुचलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो महान मूर्ख, वो महान कैट मर चुका है। उस समय बच्चे कुछ क्षणों के लिए बहुत बड़े खतरे में थे। जंगली चीखों, शोर करती बांसुरियों और तीखे सींगों की आवाज के साथ वो पूरी दुष्ट भीड़ पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरती हुई ढलान से होकर ठीक उनके छिपने की जगह के पास से निकल गई। उन्हें स्पेक्टर्स ऐसे महसूस हुए जैसे कोई ठंडी हवा उनके पास से गुजर गई हो। मिनटोर्स के दौड़ते हुए पैरों से उनके नीचे की जमीन कांप रही थी। उनके सिरों के ऊपर गंदे पंखों की फड़फड़ाहट के साथ गिद्धों और विशाल चमगादड़ों का काला झुंड उड़ रहा था। किसी और समय में वे डर के मारे कांप उठती, लेकिन इस समय असलान की मृत्यु का दुख, शर्म और भय उनके मन पर इतना छाया हुआ था कि उन्होंने इस सब पर लगभग ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही जंगल फिर से शांत हुआ, सूजन और लूसी रेंगते हुए खुले पहाड़ी मैदान में आ गई। चांद अब नीचे और धुंधला हो रहा था और उसके सामने से पतले बादल गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी वे लायन को उसकी रस्सियों में बंधा हुआ मरा पड़ा देख सकती थी। दोनों गीली घास पर घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने उसके ठंडे चेहरे को चूमा और उसके सुंदर बालों पर हाथ फेरा, जो कुछ भी उनमें बचा हुआ था। वे तब तक रोती रहीं जब तक उनकी आंखों में आंसू ही नहीं बचे। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और केवल अकेलेपन के कारण एक दूसरे के हाथ पकड़कर फिर रोने लगी। उसके बाद वे फिर चुप हो गई। आखिरकार लूसी ने कहा, मैं उस भयानक थूथन को और नहीं देख सकती। क्या हम इसे हटा सकते हैं? इसलिए उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की, बहुत देर तक मेहनत करने के बाद, क्योंकि उनकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी थी और अब रात का सबसे अंधेरा समय था। वे उसे हटाने में सफल हो गई। जब उन्होंने बिना उस थूथन के उसका चेहरा देखा तो वे फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने उसे चूमा, प्यार से सहलाया और जितना हो सका उसके चेहरे से खून और झाग साफ किया। ये सब इतना अकेला, निराशाजनक और भयानक था कि मैं इसे शब्दों में ठीक से बता भी नहीं सकता। कुछ देर बाद सूजन ने कहा, क्या हम उसे खोल भी सकते हैं? लेकिन दुश्मनों ने केवल अपनी क्रूरता के कारण रस्सियों को इतना कसकर बांधा था कि लड़कियां उन गांठों को खोल ही नहीं पा रही थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस किताब को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति कभी उतना दुखी नहीं हुआ होगा जितनी उस रात सूजन और लूसी थी। लेकिन अगर तुम कभी ऐसे दुख से गुजरे हो, अगर तुम पूरी रात जागकर रोए हो और तब तक रोए हो जब तक आंखों में एक भी आंसू बाकी न रह जाए, तो तुम जानते होगे कि आखिर में एक तरह की शांति आ जाती है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे अब कभी कुछ नहीं होने वाला। कम से कम उन दोनों को उस समय ऐसा ही महसूस हो रहा था। घंटों और घंटों तक एक गहरी शांति छाई रही और उन्हें पता ही नहीं चला कि वे धीरे धीरे और अधिक ठंडी होती जा रही थी। लेकिन आखिरकार लूसी ने दो चीजों पर ध्यान दिया। पहली बात यह थी कि पहाड़ी के पूर्वी हिस्से का आसमान एक घंटे पहले की तुलना में थोड़ा कम अंधेरा हो गया था। दूसरी चीज उसके पैरों के पास घास में होने वाली बहुत हल्की सी हलचल थी। शुरुआत में उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर इससे क्या फर्क पड़ता था? अब तो कुछ भी मायने नहीं रखता था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो जो भी चीज थी वो स्टोन टेबल के खड़े हुए पत्थरों पर ऊपर की ओर चढ़ने लगी थी और अब वे छोटी छोटी चीजें असलान के शरीर पर इधर उधर घूम रही थी। लूसी ने और ध्यान से देखा। वे छोटी छोटी धूसर चीजें थी। उफ! टेबल के दूसरी ओर से सूजन ने कहा, कितना घिनौना! उसके ऊपर भयानक छोटे छोटे चूहे रेंग रहे हैं। दूर हटो, छोटे शैतानों! और उसने उन्हें भगाने के लिए अपना हाथ उठाया। रुको! लूसी ने कहा, जो उन्हें और भी ध्यान से देख रही थी। क्या तुम देख सकती हो कि वे क्या कर रहे हैं? दोनों लड़कियां झुककर ध्यान से देखने लगी। मुझे लगता है, सूजन ने कहा, लेकिन ये कितना अजीब है। ये रस्सियों को कुतर रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी। लूसी ने कहा, मुझे लगता है ये दोस्ताना चूहे हैं। बेचारे छोटे जीव, उन्हें पता ही नहीं कि वो मर चुका है। उन्हें लगता है कि उसे खोलने से कुछ अच्छा होगा। अब तक सचमुच काफी उजाला हो चुका था। पहली बार दोनों लड़कियों ने एक दूसरे का सफेद पड़ा चेहरा देखा। वे चूहों को रस्सियां कुतरते हुए साफ देख सकती थी। दर्जनों और दर्जनों, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे फील्ड माइस। और आखिरकार एक एक करके सारी रस्सियां कुतरकर टूट गई। पूर्व दिशा का आसमान अब सफेद पड़ चुका था और तारे धुंधले होने लगे थे। सिर्फ एक बहुत बड़ा तारा बचा था,
जो पूर्वी क्षितिज के पास नीचे दिखाई दे रहा था। उन्हें पूरी रात की तुलना में अब और भी ज्यादा ठंड लग रही थी। चूहे फिर से वहां से चले गए। लड़कियों ने कुतरी हुई रस्सियों के बचे हुए टुकड़े हटा दिए। अब असलान बिना रस्सियों के पहले जैसा दिखाई देने लगा था। हर पल जैसे जैसे रोशनी बढ़ रही थी और वे उसका चेहरा अधिक साफ देख पा रही थी, उसका मृत चेहरा और भी महान और गरिमामय दिखाई देने लगा। उनके पीछे जंगल में एक पक्षी ने हल्की सी हंसी जैसी आवाज निकाली। कई घंटों से वहां इतनी गहरी शांति थी कि उस आवाज ने उन्हें चौंका दिया। फिर दूसरे पक्षी ने उसका जवाब दिया। जल्द ही चारों ओर पक्षियों के गाने की आवाजें सुनाई देने लगी। अब यह निश्चित रूप से सुबह का समय था, रात का आखिरी पहर नहीं। मुझे बहुत ठंड लग रही है, लूसी ने कहा। मुझे भी, सूजन ने कहा। चलो थोड़ा घूमते हैं। वे पहाड़ी के पूर्वी किनारे तक गई और नीचे देखने लगी। वो एक बड़ा तारा लगभग गायब हो चुका था। पूरा इलाका गहरे धूसर रंग का दिखाई दे रहा था, लेकिन बहुत दूर दुनिया के बिल्कुल अंतिम छोर पर समुद्र हल्का सा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। आसमान लाल होने लगा। वे मृत असलान और पूर्वी पहाड़ी की चोटी के बीच इतनी बार आगे पीछे चली कि उन्हें गिनती भी याद नहीं रही। वे खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रही थी और उनके पैर कितने थक चुके थे। फिर आखिरकार जब वे कुछ पल के लिए समुद्र और केर परवेल की ओर देख रही थी, जिसे अब वे मुश्किल से देख पा रही थी, तभी समुद्र और आसमान के मिलने वाली रेखा के पास लाल रंग सुनहरा होने लगा और बहुत धीरे धीरे सूरज का किनारा ऊपर उठने लगा। उसी क्षण उन्हें अपने पीछे से एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। एक भयानक, कानों को बहरा कर देने वाली कड़कड़ाहट, जैसे किसी विशालकाय ने एक विशाल प्लेट तोड़ दी हो। यह क्या था? लूसी ने कहा और सूजन का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे पीछे मुड़ने से डर लग रहा है, सूजन ने कहा। कुछ भयानक हो रहा है। वे उसके साथ कुछ और भी बुरा कर रहे हैं, लूसी ने कहा। चलो। और वो सूजन को अपने साथ खींचते हुए पलट गई। उगते हुए सूरज ने सब कुछ इतना बदल दिया था। सारे रंग और परछाइयां अलग दिखाई दे रही थी कि एक पल के लिए उन्हें असली बात दिखाई नहीं दी। फिर उन्होंने देख लिया। स्टोन टेबल दो टुकड़ों में टूट चुका था। उसके ऊपर एक विशाल दरार थी जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी टेबल में फैल गई थी, और वहां असलान नहीं था। ओ ओ ओ, दोनों लड़कियां चिल्लाई और दौड़कर टेबल के पास वापस आई। ओ, ये बहुत बुरा हुआ, लूसी सिसकते हुए बोली। उन्हें उसका शरीर तो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था। किसने ऐसा किया? सूजन चिल्लाई। इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई और मैजिक है? हाँ, उनके पीछे से एक भारी आवाज आई। ये और भी मैजिक है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां उगते हुए सूरज की रोशनी में चमकता हुआ, पहले से भी विशाल दिखाई देता हुआ, अपनी अयाल को झटकता हुआ, जो अब फिर से उग आई थी, स्वयं असलान खड़ा था। ओ असलान, दोनों बच्चे चिल्लाई। वे उसे ऊपर देखते हुए स्तब्ध खड़ी थी, उतनी ही डरी हुई जितनी खुश। तो क्या आप मरे नहीं हैं, प्यारे असलान? लूसी ने पूछा। अब नहीं, असलान ने कहा। आप कोई? सूजन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। वो गोस्ट शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। असलान ने अपना सुनहरा सिर झुकाया और उसके माथे को चाट लिया। उसकी सांसों की गर्माहट और उसके बालों से आती एक गहरी सी सुगंध सूजन के चारों ओर फैल गई। क्या मैं ऐसा दिखाई देता हूं? उसने कहा। ओ, आप सचमुच असली है। आप सचमुच असली है। ओ असलान, लूसी खुशी से चिल्लाई, और दोनों लड़कियां उस पर झपट पड़ी और उसके पूरे शरीर को चूमने लगी। लेकिन जब वे थोड़ी शांत हुई तो सूजन ने पूछा, लेकिन इसका मतलब क्या है? असलान ने कहा, इसका मतलब यह है कि विच डीप मैजिक को तो जानती थी, लेकिन उससे भी गहरा एक मैजिक है जिसके बारे में वो नहीं जानती थी। उसका ज्ञान केवल समय की शुरुआत तक जाता है, लेकिन अगर वो थोड़ा और पीछे देख पाती, उस शांति और अंधेरे में जो टाइम के शुरू होने से पहले था, तो उसे वहां एक अलग जादुई नियम लिखा दिखाई देता। उसे पता चलता कि जब कोई ऐसा स्वेच्छा से बलिदान होने वाला व्यक्ति, जिसने कोई विश्वासघात नहीं किया हो, किसी गद्दार की जगह मारा जाता है, तो स्टोन टेबल टूट जाती है और स्वयं डेथ भी पीछे की ओर काम करना शुरू कर देती है। और अब, ओ हाँ, अब? लूसी ने उछलकर अपने हाथ ताली की तरह बजाते हुए पूछा। ओ बच्चों, लाई ने कहा, मुझे अपनी ताकत वापस आती हुई महसूस हो रही है। ओ बच्चों, अगर पकड़ सको तो मुझे पकड़ो। वो एक पल के लिए खड़ा रहा। उसकी आंखें बहुत चमक रही थी, उसके पैर कांप रहे थे और वो अपनी पूंछ से खुद को मार रहा था।
फिर उसने उनके सिरों के ऊपर से एक लंबी छलांग लगाई और टेबल के दूसरी ओर जा पहुंचा। लूसी हंस रही थी, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि वो क्यों हंस रही है। वह असलान तक पहुंचने के लिए टेबल के ऊपर से चढ़ गई। असलान फिर से उछला और एक पागलपन भरी दौड़ शुरू हो गई। वो उन्हें पूरे पहाड़ी मैदान के चारों ओर दौड़ाता रहा, कभी इतनी दूर कि वे उसके पास पहुंच ही न सके, कभी अपनी पूंछ इतनी पास कर देता कि वे लगभग उसे पकड़ लेती, कभी दोनों के बीच से निकल जाता, कभी वह अपने विशाल और खूबसूरत मखमली पंजों से उन्हें हवा में उछाल देता और फिर उन्हें पकड़ लेता, और कभी अचानक रुक जाता, जिससे तीनों एक साथ लुढ़कते हुए फर, हाथों और पैरों के एक खुशहाल हंसते हुए ढेर में जा गिरते। ये ऐसी मस्ती थी जैसी नार्निया के अलावा किसी और जगह किसी ने कभी नहीं की थी, और लूसी कभी तय नहीं कर पाई कि ये किसी गरजते हुए तूफान के साथ खेलने जैसा था या किसी छोटे बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने जैसा। और सबसे मजेदार बात यह थी कि जब आखिरकार तीनों धूप में साथ साथ लेटे हुए हाफ रहे थे, तब दोनों लड़कियों को बिल्कुल भी थकान, भूख या प्यास महसूस नहीं हो रही थी। और अब कुछ देर बाद असलान ने कहा, काम की बात करते हैं। मुझे लगता है कि अब मैं दहाड़ने वाला हूं। बेहतर होगा कि तुम अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लो। दोनों ने वैसा ही किया। असलान खड़ा हो गया और जब उसने दहाड़ने के लिए अपना मुंह खोला तो उसका चेहरा इतना भयानक हो गया कि दोनों उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। उन्होंने देखा कि उसके सामने के सारे पेड़ उसकी दहाड़ के तेज झोंके के सामने वैसे ही झुक रहे थे, जैसे मैदान में हवा चलने पर घास झुक जाती है। फिर असलान ने कहा, हमें एक लंबी यात्रा करनी है, तुम्हें मेरी सवारी करनी होगी। वो नीचे बैठ गया और बच्चे उसकी गर्म सुनहरी पीठ पर चढ़ गए। सूजन सबसे आगे बैठी और उसकी अयाल को कसकर पकड़ लिया। लूसी उसके पीछे बैठ गई और उसने सूजन को मजबूती से पकड़ लिया। एक जोरदार उछाल के साथ असलान उनके नीचे से उठ खड़ा हुआ और फिर किसी भी घोड़े से कहीं ज्यादा तेज गति से पहाड़ी से नीचे और घने जंगल के भीतर दौड़ पड़ा। वो सवारी शायद नार्निया में उनके साथ हुई सबसे अद्भुत घटना थी। क्या तुमने कभी घोड़े पर तेज दौड़ लगाई है? उसकी कल्पना करो। और अब घोड़ों के भारी खुरों की आवाज और लगाम की खनखनाहट को हटा दो और उसकी जगह असलान के विशाल पंजों की लगभग बिना आवाज वाली पदचाप की कल्पना करो। फिर घोड़े की काली, धूसर या भूरे रंग की पीठ की जगह सुनहरे बालों की मुलायम और खुरदरी बनावट की कल्पना करो, जिसकी अयाल हवा में पीछे की ओर उड़ रही हो। और अब कल्पना करो कि तुम सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े से भी लगभग दोगुनी गति से जा रहे हो। लेकिन यह ऐसी सवारी थी जिसे किसी दिशा की जरूरत नहीं थी और जो कभी थकती भी नहीं थी। असलान लगातार दौड़ता जाता था। उसके कदम कभी नहीं लड़खड़ाते थे। वो कभी रुकता या हिचकिचाता नहीं था। वो पेड़ों के तनों के बीच पूरी कुशलता से रास्ता बनाता हुआ निकल जाता, झाड़ियों और कांटेदार पौधों के ऊपर से छलांग लगाता, छोटी धाराओं को पार करता, बड़ी धाराओं में चलते हुए निकलता और सबसे बड़ी धाराओं में तैरकर पार हो जाता। और वे किसी सड़क पर, किसी पार्क में या खुले मैदान में सवारी नहीं कर रहे थे। वे तो सीधे नार्निया के बीचों बीच से गुजर रहे थे। वसंत का मौसम था। वे गंभीर और सुंदर बीच के पेड़ों से घिरी लंबी पगडंडियों से गुजरे, धूप से चमकते ओक के पेड़ों के खुले मैदानों को पार किया, बर्फ जैसे सफेद फूलों से लदे जंगली चेरी के पेड़ों वाले बागों से निकले। वे गरजते हुए झरनों, काई से ढकी चट्टानों और गूंजती हुई गुफाओं के पास से गुजरे। फिर वे तेज हवा से भरी उन ढलानों पर चढ़े जहां गोर्स की झाड़ियां चमक रही थी। वे हैदरी पहाड़ों की चौड़ी ढलानों को पार करते हुए चक्कर दिलाने वाली ऊंची पहाड़ी धाराओं के साथ दौड़े और फिर नीचे, बहुत नीचे जंगली घाटियों में उतर गए। आखिरकार वे नीले फूलों से भरे विशाल मैदानों में निकल आए। लगभग दोपहर का समय हो चुका था जब उन्होंने खुद को एक खड़ी पहाड़ी की ढलान से नीचे एक कैसल की ओर देखते हुए पाया। जहां से वे खड़े थे वो कैसल किसी छोटे खिलौने जैसा दिखाई दे रहा था। उसमें चारों ओर नुकीली मीनारें थी। लेकिन असलान इतनी तेजी से नीचे की ओर दौड़ रहा था कि कैसल हर पल बड़ा होता जा रहा था। इससे पहले कि वे खुद से पूछ भी पाते कि वो जगह क्या थी, वे उसके बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। अब वो किसी खिलौने जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वो उनके सामने गंभीर और डरावना खड़ा था। किले की दीवारों के ऊपर कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और उसके विशाल दरवाजे पूरी तरह बंद थे। लेकिन असलान ने अपनी गति बिल्कुल भी कम नहीं की। वो सीधा एक तीर की तरह उस कैसल की ओर दौड़ता चला गया। विच का घर, उसने पुकारा। अब बच्चों, मजबूती से पकड़ लो। अगले ही क्षण ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई हो।
बच्चों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर के अंदर की सारी चीजें पीछे छूट गई हों। असलान ने खुद को एक ऐसी विशाल छलांग के लिए तैयार किया जो उसने अब तक की किसी भी छलांग से कहीं बड़ी थी। और फिर वो उछला, या शायद तुम इसे छलांग लगाने के बजाय उड़ना कह सकते हो। वो सीधे कैसल की ऊंची दीवार के ऊपर से उड़ता हुआ दूसरी ओर जा पहुंचा। दोनों लड़कियां हाफ रही थी, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी। अगले ही पल वे असलान की पीठ से लुढ़कती हुई एक विशाल पत्थर के आंगन के बीच जा गिरी। पूरा आंगन मूर्तियों से भरा हुआ था। क्या अद्भुत जगह है, लूसी चिल्लाई। ये सारे पत्थर के जानवर और लोग भी, ये तो बिल्कुल किसी म्यूजियम जैसी है। चुप रहो, सूजन ने कहा। असलान कुछ कर रहा है। वास्तव में वो कुछ कर ही रहा था। वो छलांग लगाकर पत्थर के लायन के पास पहुंचा और उस पर अपनी सांस छोड़ी। फिर बिना एक पल रुके वो तेजी से घूम गया, लगभग ऐसे जैसे कोई बिल्ली अपनी पूंछ का पीछा कर रही हो। और उसने पत्थर के ड्वार्फ पर भी अपनी सांस छोड़ी। जैसा कि तुम्हें याद होगा, वो लायन से कुछ ही फीट दूर उसकी ओर पीठ किए खड़ा था। फिर असलान एक लंबे पत्थर के ड्रायड पर झपटा जो ड्वार्फ के आगे खड़ा था। उसके बाद वो तेजी से एक तरफ मुड़ा और अपने दाईं ओर मौजूद पत्थर के रैबिट पर सांस छोड़ी और फिर 2 सेंटोस की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन उसी समय लूसी बोली, ओह सूजन, देखो, लाइन को देखो। मुझे लगता है तुमने कभी किसी को जलती हुई माचिस से अखबार के एक टुकड़े को जलाते हुए देखा होगा, जिसे बुझी हुई आग के सामने रखा गया हो। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक तुम देखते हो कि अखबार के किनारे पर आग की एक छोटी सी लकीर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ। असलान के सांस छोड़ने के बाद एक पल तक पत्थर का लायन बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता रहा। फिर उसकी सफेद संगमरमर जैसी पीठ पर सुनहरी रंग की एक छोटी सी लकीर दौड़ने लगी। फिर वो फैल गई। फिर ऐसा लगा जैसे वह रंग उसके पूरे शरीर पर उसी तरह फैल रहा हो जैसे आग कागज के पूरे टुकड़े पर फैल जाती है। फिर जबकि उसके पिछले हिस्से अभी भी साफ तौर पर पत्थर के थे, लाइन ने अपनी अयाल झटकी और पत्थर की भारी सिलवटें लहराते हुए जीवित बालों में बदल गई। फिर उसने अपना बड़ा सा लाल मुंह खोला जो अब गर्म और जीवित था, और जोरदार जम्हाई ली। अब उसके पिछले पैर भी जीवित हो चुके थे। उसने अपना एक पैर उठाया और अपने शरीर को खुजलाया। तभी उसकी नजर असलान पर पड़ी। वो खुशी से उछलता कूदता असलान के पीछे दौड़ा और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वो खुशी से आवाजें निकाल रहा था और बार बार उछलकर उसका चेहरा चाटने की कोशिश कर रहा था। स्वाभाविक रूप से बच्चों की नजरें भी उस लाइन के पीछे चली गई, लेकिन उन्होंने जो अद्भुत दृश्य देखा उसे देखकर वे जल्द ही उस लाइन को भूल गई। हर तरफ मूर्तियां जीवित हो रही थी। आंगन अब किसी म्यूजियम जैसा बिल्कुल नहीं रह गया था। वो किसी जू जैसा दिखाई देने लगा था। जीव असलान के पीछे दौड़ रहे थे और उसके चारों ओर नाच रहे थे। यहां तक कि भीड़ में असलान लगभग दिखाई देना बंद हो गया था। उस घातक सफेद रंग की जगह अब पूरा आंगन रंगों से चमक रहा था। सेंटोर्स के चमकदार चेस्टनट रंग के शरीर, यूनिकॉर्न्स के इंडिगो रंग के सींग, पक्षियों के चमकदार पंख, फॉक्सेस, डॉग्स और सैटियर्स के लाल भूरे शरीर, ड्वार्फ्स के पीले मोजे और लाल हुड दिखाई दे रहे थे। बर्च गर्ल्स चांदी जैसे रंग में चमक रही थी। बीच गर्ल्स ताजे और पारदर्शी हरे रंग में थी, और लार्ज गर्ल्स का हरा रंग इतना चमकीला था कि लगभग पीला दिखाई दे रहा था। और उस घातक शांति की जगह अब पूरा स्थान खुशी की आवाजों से गूंज रहा था। दहाड़ने, रेंकने, चीखने, भौंकने, कूं-कूं करने, गुटरगू करने, हिनहिनाने, पैरों की धमक, चिल्लाहट, खुशी के नारों, गीतों और हंसी की आवाजों से। ओह, सूजन ने इस बार कुछ अलग अंदाज में कहा, देखो, मेरा मतलब, क्या यह सुरक्षित है? लूसी ने देखा कि असलान अभी अभी पत्थर के जाइंट के पैरों पर अपनी सांस छोड़ रहा था। सब ठीक है, असलान खुशी से चिल्लाया। एक बार उसके पैर ठीक हो गए तो उसके शरीर का बाकी हिस्सा भी अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं था, सूजन ने लूसी से फुसफुसाकर कहा। लेकिन अब कुछ करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। भले ही असलान उसकी बात सुनता भी, जाइंट के पैरों में बदलाव पहले ही ऊपर की ओर बढ़ने लगा था। अब वो अपने पैर हिला रहा था। अगले ही पल उसने अपने कंधे से अपनी विशाल गदा उठाई, अपनी आंखें मली और बोला, अरे भगवान, लगता है मैं सो रहा था। अब वो बदमाश छोटी विच कहाँ है जो जमीन पर इधर उधर भाग रही थी? कहीं मेरे पैरों के पास ही थी। लेकिन जब सबने ऊपर की ओर चिल्लाकर उसे बताया कि वास्तव में क्या हुआ था, और जाइंट ने अपना हाथ कान पर रखकर उन्हें सब कुछ दोबारा बताने के लिए कहा,
तब जाकर उसे पूरी बात समझ में आई। इसके बाद वो इतना झुका कि उसका सिर घास के ढेर के ऊपरी हिस्से से ज्यादा ऊंचा नहीं रहा। उसने बार बार अपनी टोपी असलान की ओर झुकाई और उसके ईमानदार भद्दे चेहरे पर खुशी चमक रही थी। आजकल इंग्लैंड में किसी भी तरह के जायंट्स बहुत दुर्लभ है और अच्छे स्वभाव वाले जायंट्स तो और भी कम है। इसलिए 10 में से 9 संभावना है कि तुमने कभी किसी जायंट के चेहरे पर इतनी चमकती हुई खुशी नहीं देखी होगी। ये सचमुच देखने लायक दृश्य है। अब इस घर के अंदर चलते हैं, असलान ने कहा। सब लोग जल्दी करो, ऊपर की मंजिल और नीचे की मंजिल और मेरी लेडी के कमरे में भी। कोई भी कोना बिना खोजे मत छोड़ना, पता नहीं कोई बेचारा कैदी कहाँ छिपा हो। और फिर वे सभी महल के अंदर दौड़ पड़े। कई मिनटों तक उस अंधेरे, डरावने और सीलन भरे पुराने कैसल में खिड़कियां खुलने की आवाजें और सबकी एक साथ चिल्लाने की आवाजें गूंजती रहीं। डंजन को मत भूलना, इस दरवाजे को खोलने में हमारी मदद करो। यहां एक और छोटी घुमावदार सीढ़ी है। ओह, अरे, यहां एक बेचारा कंगारू है। असलान को बुलाओ। उफ, यहां कितनी बदबू है। सावधान, यहां ट्रैपडोर है। ऊपर आओ। लैंडिंग पर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात तब हुई जब लूसी सीढ़ियों से दौड़ती हुई ऊपर आई और चिल्लाई, असलान, असलान, मुझे मिस्टर टमनस मिल गए, जल्दी आइए। अगले ही पल लूसी और छोटा फोन एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़े खुशी से गोल गोल घूमते हुए नाच रहे थे। वो छोटा सा फोन मूर्ति बने रहने से बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ था और लूसी ने उसे जो कुछ बताया उसमें उसकी बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन आखिरकार विच के फोर्ट्रेस की पूरी तलाशी खत्म हो गई। पूरा कैसल खाली खड़ा था। हर दरवाजा और खिड़की खुली हुई थी और रोशनी तथा वसंत की मीठी हवा उन सभी अंधेरे और बुरी जगहों में भर रही थी जिन्हें इसकी बहुत जरूरत थी। आजाद हुई सभी मूर्तियों की पूरी भीड़ फिर से कोर्टयार्ड में इकट्ठी हो गई। तभी किसी ने, मेरा ख्याल है कि टमनस ने, पहली बार कहा, लेकिन हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि असलान तो छलांग लगाकर अंदर आया था और कैसल के गेट्स अभी भी बंद थे। इसकी चिंता मत करो, असलान ने कहा। फिर वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और जाइंट की ओर ऊपर देखते हुए जोर से पुकारा, अरे ऊपर वाले, तुम्हारा नाम क्या है? अगर आपकी अनुमति हो तो जाइंट रंबल बफिन, जाइंट ने कहा और फिर से अपनी टोपी छूकर अभिवादन किया। अच्छा तो जाइंट रंबल बफिन, असलान ने कहा, क्या तुम हमें यहां से बाहर निकाल सकते हो? बिल्कुल, आपकी महिमा, यह मेरे लिए खुशी की बात होगी, जाइंट रंबल बफिन ने कहा। तुम सब छोटे लोग गेट से दूर हट जाओ। फिर वो खुद गेट्स के पास गया और धड़ाम, 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 उसकी विशाल गदा गेट्स पर पड़ी। पहली चोट में गेट्स चरमराए, दूसरी चोट में उनमें दरार पड़ गई और तीसरी चोट में वे कांप उठे। इसके बाद उसने गेट्स के दोनों तरफ बनी टावर्स पर हमला शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों की भयंकर कड़कड़ाहट और धमाकों के बाद दोनों टावर्स और उनके दोनों ओर की दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूटकर भारी मलबे के ढेर में गिर गया। जब धूल छंटी तो उस सूखे, कठोर और पत्थर से बने आंगन में खड़े होकर उस खुले रास्ते से बाहर का दृश्य देखना अजीब लग रहा था। वहां जंगल की हरी घास, हवा में झूमते पेड़, चमकती धाराएं, उनके पीछे नीली पहाड़ियां और उनके भी आगे खुला आसमान दिखाई दे रहा था। अगर मैं झूठ बोलूं तो झूठ बोलूं, जायंट ने हाफते हुए कहा। मैं तो पसीने से बिल्कुल भीग गया हूं। लगता है मेरी हालत ठीक नहीं है। क्या तुम दोनों युवा लड़कियों के पास कोई पॉकेट हैंडकरचीफ है? हां, मेरे पास है, लूसी ने कहा। वो पंजों के बल खड़ी होकर अपना रुमाल जितना ऊपर उठा सकती थी उतना ऊपर उठाने लगी। धन्यवाद, मिसी, जायंट रंबल बफिन ने कहा और नीचे झुक गया। अगले ही पल लूसी थोड़ा डर गई क्योंकि उसने खुद को हवा में जायंट की उंगली और अंगूठे के बीच उठा हुआ पाया। लेकिन जैसे ही वो उसके चेहरे के पास पहुंचने लगी, जायंट अचानक रुक गया और फिर उसे धीरे से जमीन पर वापस रख दिया। वो बड़बड़ाया, अरे भगवान, मैंने तो छोटी लड़की को ही उठा लिया। मुझे माफ करना, मिसी, मुझे लगा था कि तुम ही हैंडकरचिफ हो। नहीं, नहीं, लूसी हंसते हुए बोली, ये रहा। इस बार जायंट किसी तरह रूमाल पकड़ने में सफल हो गया, लेकिन उसके लिए वो रूमाल लगभग उतना ही छोटा था जितना तुम्हारे लिए एक छोटी सी सैकरीन की गोली। जब लूसी ने देखा कि वो गंभीरता से उस छोटे रूमाल को अपने विशाल लाल चेहरे पर इधर उधर रगड़ रहा है, तो उसने कहा, मुझे डर है कि यह आपके ज्यादा काम का नहीं है, मिस्टर रंबल बफिन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जायंट ने विनम्रता से कहा। बहुत अच्छा हैंडकरचिफ है, इतना बढ़िया, इतना सुविधाजनक, इतना,
मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका वर्णन कैसे करूं। कितना अच्छा जायंट है, लूसी ने मिस्टर टमनस से कहा। ओह हाँ, फॉन ने जवाब दिया। सारे बफिन्स हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, नार्निया के सभी जायंट परिवारों में सबसे सम्मानित परिवारों में से एक। शायद बहुत समझदार नहीं है, मैंने कभी किसी जायंट को बहुत समझदार नहीं देखा, लेकिन बहुत पुराना परिवार है, अपनी परंपराएं हैं, समझी। अगर वो दूसरे तरह का जायंट होता तो विच उसे कभी पत्थर का न बनाती। इसी समय अस्लान ने अपने पंजे आपस में बजाए और सबको शांत होने के लिए कहा। हमारा आज का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने कहा, और अगर हमें रात होने से पहले विच को पूरी तरह हराना है तो हमें तुरंत युद्ध के मैदान तक पहुंचना होगा, और उम्मीद है कि हमें भी लड़ाई में शामिल होने की अनुमति होगी। सर, सबसे बड़े सेंटोज में से एक ने कहा। बिल्कुल, अस्लान ने कहा। और अब जो लोग तेजी से हमारे साथ नहीं चल सकते, यानी बच्चे, ड्वार्फ्स और छोटे जानवर, वे उन जीवों की पीठ पर सवारी करेंगे जो तेजी से चल सकते हैं, यानी लायंस, सेंटोर्स, यूनिकॉर्न्स, हॉर्सेस, जायंट्स और ईगल्स, जिनकी सूंघने की शक्ति अच्छी है। वे हमारे लायंस के साथ सबसे आगे चलेंगे ताकि अपनी सूंघने की क्षमता से पता लगा सके कि युद्ध कहां हो रहा है। जल्दी करो और अपने अपने समूह बना लो। बहुत सारी हलचल और खुशी के नारों के बीच सभी ने वैसा ही किया। सबसे ज्यादा खुश दूसरा लायन था। वो हर जगह इधर उधर दौड़ रहा था और ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे बहुत व्यस्त हो, लेकिन असल में वो जिस किसी से भी मिलता उससे यही कहने के लिए दौड़ रहा था। तुमने सुना उसने क्या कहा? अस लायंस। इसका मतलब वो और मैं, अस लायंस। मुझे अस्लान की यही बात सबसे अच्छी लगती है। कोई भेदभाव नहीं, कोई दूरी नहीं, अस लायंस। इसका मतलब वो और मैं। वो ये बात तब तक कहता रहा जब तक अस्लान ने उसकी पीठ पर 3 ड्वार्फ्स, एक ड्रायड, 2 रैबिट्स और एक हेजहॉग नहीं लाद दिए। इससे वो थोड़ा शांत हो गया जब सब तैयार हो गए, और वास्तव में एक बड़े शीपडॉग ने अस्लान की सबसे ज्यादा मदद की थी ताकि सबको सही क्रम में व्यवस्थित किया जा सके। तब वे कैसल की दीवार में बने उस खुले रास्ते से बाहर निकल पड़े। शुरुआत में लायंस और डॉग्स हर दिशा में अपनी नाक जमीन के पास करके सूंघते हुए घूमने लगे, लेकिन अचानक एक बड़े हाउंड ने किसी गंध को पकड़ लिया और जोर से भौंकते हुए आवाज निकाली। इसके बाद एक पल भी बर्बाद नहीं हुआ। जल्द ही सभी डॉग्स, लायंस, वुल्व्स और दूसरे शिकारी जानवर अपनी नाक जमीन की ओर की पूरी गति से दौड़ने लगे, और बाकी सभी उनके लगभग आधा मील पीछे फैलकर जितनी तेजी से संभव था उनका पीछा करने लगे। शोर बिल्कुल किसी इंग्लिश फॉक्सहंट जैसा था, लेकिन उससे भी बेहतर, क्योंकि हर कुछ देर में हाउंड्स की आवाजों के बीच दूसरे लाइन की दहाड़ सुनाई देती, और कभी कभी खुद अस्लान की उससे भी गहरी और भयानक दहाड़ पूरे वातावरण में गूंज उठती। जैसे जैसे उन्हें गंध का पीछा करना आसान होता गया, वे और तेज दौड़ने लगे। और फिर ठीक तब जब वे एक संकरी, घुमावदार घाटी के आखिरी मोड़ के पास पहुंचे, लूसी ने इन सभी आवाजों के ऊपर एक और आवाज सुनी। ये आवाज बिल्कुल अलग थी। उसे सुनकर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वो आवाज थी चीखों, चिल्लाहटों और धातु के धातु से टकराने की आवाज। फिर वे उस संकरी घाटी से बाहर निकल आए, और लूसी ने तुरंत समझ लिया कि इसका कारण क्या था। वहां पीटर और एडमंड तथा अस्लान की पूरी सेना उन भयानक प्राणियों की भीड़ के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रही थी, जिन्हें लूसी ने पिछली रात देखा था। लेकिन अब दिन की रोशनी में वे और भी अजीब, दुष्ट और विकृत दिखाई दे रहे थे। ऐसा भी लग रहा था कि उनकी संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी। पीटर की सेना, जिसकी पीठ लूसी की ओर थी, बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। युद्ध के मैदान में जगह जगह पत्थर की मूर्तियां दिखाई दे रही थी। जाहिर था कि विच अपनी वैन का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब वो उसका इस्तेमाल करती हुई नहीं दिख रही थी। वो अपने पत्थर के चाकू से लड़ रही थी। वो पीटर से लड़ रही थी। दोनों इतनी तेजी और इतनी ताकत से एक दूसरे पर वार कर रहे थे कि लूसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे केवल स्टोन नाइफ और पीटर की स्वॉर्ड इतनी तेजी से चमकती हुई दिखाई दे रही थी कि वे 3-3 चाकुओं और 3-3 तलवारों जैसी लग रही थी। वे दोनों युद्ध के मैदान के बीचों बीच थे। उनके दोनों तरफ युद्ध की पंक्तियां बहुत दूर तक फैली हुई थी। लूसी जहां भी देखती, हर तरफ भयानक युद्ध चल रहा था। बच्चों, मेरी पीठ से उतर जाओ, अस्लान ने पुकारा। दोनों तुरंत उसकी पीठ से नीचे कूद गई। फिर एक ऐसी दहाड़ के साथ जिसने पश्चिमी लैंपोस्ट से लेकर पूर्वी समुद्र के किनारे तक पूरी नार्निया को हिला दिया, वो विशाल जीव व्हाइट विच पर झपट पड़ा। लूसी ने एक पल के लिए विच का चेहरा ऊपर उठते हुए देखा।
उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। अगले ही पल लायन और विच एक दूसरे के साथ लुढ़कते हुए जमीन पर जा गिरे, लेकिन विच नीचे थी। उसी समय विच के घर से असलान के साथ आए सभी युद्ध करने वाले जीव पागलों की तरह दुश्मनों की पंक्तियों पर टूट पड़े। ड्वार्फ्स अपनी बैटल एक्सेस के साथ आगे बढ़े। डॉग्स अपने नुकीले दांतों के साथ दुश्मनों पर झपटे। जाइंट अपनी विशाल क्लब लेकर टूट पड़ा और उसके पैरों ने भी दुश्मनों के दर्जनों सैनिकों को कुचल दिया। यूनिकॉर्न्स अपने सींगों से हमला कर रहे थे। सेंटोर्स अपनी तलवारों और खुरों से दुश्मनों पर टूट पड़े। पीटर की थकी हुई सेना ने जोरदार जयकार की। नए आए योद्धाओं ने दहाड़ना शुरू कर दिया और दुश्मन चीखते और अजीब आवाजें निकालते हुए पीछे हटने लगे। उनके इस भयंकर हमले की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। युद्ध शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ खत्म हो गया। असलान और उसके साथियों के पहले ही हमले में दुश्मनों के ज्यादातर सैनिक मारे जा चुके थे, और जब बचे हुए सैनिकों ने देखा कि विच मारी जा चुकी है तो कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया और बाकी भाग गए। लूसी ने अगली बार जो देखा वो था पीटर और असलान एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। पीटर को इस तरह देखना लूसी के लिए अजीब था। उसका चेहरा बहुत पीला और गंभीर था और वो पहले से कहीं अधिक उम्र का दिखाई दे रहा था। ये सब एडमंड की वजह से हुआ, असलान पीटर कह रहा था। अगर वो नहीं होता तो हम हार जाते। विच हमारी सेना के सैनिकों को दाएं बाएं पत्थर की मूर्तियों में बदल रही थी, लेकिन एडमंड को कोई रोक नहीं सका। वो 3 ओगर से लड़ता हुआ उस जगह तक पहुंचा जहां विच तुम्हारे एक लेपर्ड को पत्थर की मूर्ति में बदलने ही वाली थी। और जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने समझदारी दिखाते हुए सीधे विच पर हमला करने के बजाय अपनी तलवार पूरी ताकत से उसकी वैंड पर दे मारी। अगर वो सीधे विच पर हमला करता तो बाकी लोगों की तरह खुद भी पत्थर का बन जाता। यही गलती बाकी सभी कर रहे थे। एक बार उसकी वैंड टूट गई तो हमें लड़ने का मौका मिल गया, हालांकि तब तक हम अपने बहुत से सैनिक खो चुके थे। एडमंड बुरी तरह घायल हो गया था। हमें जाकर उसे देखना चाहिए। उन्होंने एडमंड को लड़ाई की मुख्य पंक्ति से थोड़ा पीछे मिसेस बीवर की देखरेख में पाया। उसका पूरा शरीर खून से ढका हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसका चेहरा डरावने हरे रंग का पड़ गया था। जल्दी लूसी, असलान ने कहा। तभी लगभग पहली बार लूसी को वो कीमती औषधि याद आई जो उसे क्रिसमस के उपहार के रूप में दी गई थी। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो बोतल का स्टॉपर भी मुश्किल से खोल पा रही थी, लेकिन आखिरकार उसने उसे खोल लिया और औषधि की कुछ बूंदें अपने भाई के मुंह में डाल दी। और भी लोग घायल हैं, असलान ने कहा, जबकि लूसी अभी एडमंड के पीले चेहरे को उम्मीद से देख रही थी और सोच रही थी कि क्या औषधि असर करेगी। हाँ, मुझे पता है, लूसी ने झुंझलाकर कहा। 1 मिनट रुकिए, डॉटर ऑफ ईव, असलान ने गंभीर आवाज में कहा। दूसरे लोग भी मृत्यु के करीब हैं। क्या एडमंड के लिए और लोगों को मरना होगा? मुझे माफ कर दीजिए, असलान, लूसी ने कहा। फिर वो उठी और असलान के साथ चल पड़ी। अगले आधे घंटे तक वे दोनों लगातार काम करते रहे। लूसी घायलों की देखभाल करती रही, जबकि असलान उन सभी को फिर से जीवित करता रहा जिन्हें विच ने पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया था। आखिरकार जब लूसी को एडमंड के पास लौटने का समय मिला तो उसने देखा कि वो अपने पैरों पर खड़ा था। वो न केवल अपने घावों से पूरी तरह ठीक हो चुका था, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था। सच कहें तो लूसी ने उसे इतने लंबे समय से इतना अच्छा नहीं देखा था। वास्तव में वो उस समय से भी बेहतर लग रहा था जब वो उस भयानक स्कूल में पहली बार गया था और धीरे धीरे गलत रास्ते पर चलना शुरू हुआ था। अब वो फिर से बिल्कुल अपने पुराने रूप में आ गया था। वो लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता था। और वही युद्ध के मैदान में असलान ने उसे नाइट की उपाधि दी। क्या उसे पता है? लूसी ने सूजन से फुसफुसाकर पूछा कि असलान ने उसके लिए क्या किया था। क्या उसे पता है कि विच के साथ असल में क्या समझौता हुआ था? चुप, नहीं, बिल्कुल नहीं, सूजन ने कहा। क्या उसे ये बताया नहीं जाना चाहिए? लूसी ने पूछा। ओह, बिल्कुल नहीं, सूजन ने कहा। यह उसके लिए बहुत भयानक होगा। सोचो, अगर तुम उसकी जगह होती तो तुम्हें कैसा लगता? फिर भी मुझे लगता है कि उसे पता होना चाहिए, लूसी ने कहा। लेकिन उसी समय किसी ने उन्हें बीच में रोक दिया। उस रात उन्होंने वही आराम किया। असलान ने उन सभी के लिए खाना कैसे जुटाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन किसी न किसी तरह रात लगभग 8 बजे वे सभी घास पर बैठकर शानदार डिनर कर रहे थे। अगले दिन उन्होंने महान नदी के किनारे पूर्व दिशा की ओर यात्रा शुरू की। उसके अगले दिन लगभग शाम के समय वे आखिरकार नदी के मुहाने तक पहुंच गए।
छोटी सी पहाड़ी पर बना कैर परवेल का कैसल उनके सामने ऊंचा दिखाई दे रहा था। उनके सामने समुद्र का किनारा था, रेत, चट्टाने, छोटे छोटे खारे पानी के तालाब, समुद्री घास और समुद्र की नमकीन खुशबू। और दूर तक नीले हरे रंग की लहरें लगातार समुद्र तट से टकरा रही थी। और सीगल्स की आवाज। क्या तुमने कभी सीगल्स की आवाज सुनी है? क्या तुम्हें वह याद है? उस शाम डिनर के बाद चारों बच्चे फिर समुद्र तट पर गए। उन्होंने अपने जूते और मोजे उतारे और अपने पैरों के बीच समुद्र की नरम रेत को महसूस किया। लेकिन अगला दिन ज्यादा गंभीर था, क्योंकि उस दिन कैर परवेल के ग्रेट हॉल में, उस शानदार हॉल में जिसकी छत आइवरी की थी, जिसकी पश्चिमी दीवार पीकॉक के पंखों से सजी थी और जिसका पूर्वी दरवाजा समुद्र की ओर खुलता था, उनके सभी मित्रों की उपस्थिति में और ट्रम्पेट्स की आवाज के बीच अस्लान ने पूरी गंभीरता के साथ उनका राज तिलक किया। फिर उसने उन्हें चारों थ्रोन्स तक पहुंचाया। चारों ओर जोरदार आवाजें गूंज उठीं। किंग पीटर लॉन्ग लाइफ, क्वीन सूजन लॉन्ग लाइफ, किंग एडमंड लॉन्ग लाइफ, क्वीन लूसी लॉन्ग लाइफ। एक बार नार्निया का किंग या क्वीन बन जाने के बाद हमेशा किंग या क्वीन ही रहते हो। इसे अच्छी तरह निभाना, सन्स ऑफ एडम। इसे अच्छी तरह निभाना, डॉटर्स ऑफ ईव, अस्लान ने कहा। और उस खुले हुए पूर्वी दरवाजे से मर्मेन और मर्मेड्स की आवाजें सुनाई दे रही थी। वे समुद्र के किनारे तैरते हुए अपने नए किंग्स और क्वींस के सम्मान में गीत गा रहे थे। इस तरह बच्चे अपने थ्रोन्स पर बैठ गए, उनके हाथों में स्केप्टर्स रखे गए और उन्होंने अपने सभी मित्रों को पुरस्कार और सम्मान दिए। टमनस दी फॉन को, बीवर्स को, जाइंट रंबल बफिन को, लियोपार्ड्स को, अच्छे सेंटर्स को, अच्छे ड्वार्फ्स को और उस लायन को भी। उस रात कैर परवेल में एक बहुत बड़ा फीस्ट हुआ। चारों ओर उत्सव और नृत्य हो रहा था। सोना चमक रहा था और वाइन बह रही थी। महल के भीतर बजने वाले संगीत का जवाब समुद्र के लोगों का संगीत दे रहा था, जो उससे भी अधिक अजीब, मधुर और दिल को छू लेने वाला था। लेकिन इन सभी खुशियों के बीच अस्लान चुपचाप वहां से चला गया। जब किंग्स और क्वींस ने देखा कि वो वहां नहीं है, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मिस्टर बीवर ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। वो आता जाता रहेगा, उसने कहा था। एक दिन तुम उसे देखोगे और दूसरे दिन नहीं देखोगे। उसे किसी एक जगह बंद कर रहना पसंद नहीं है और उसके पास देखने के लिए दूसरे देश भी है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। वो अक्सर मिलने आएगा। बस तुम्हें उस पर दबाव नहीं डालना है। वो जंगली है, समझे? किसी पालतू लायन की तरह नहीं। और अब जैसा कि तुम देख सकते हो, ये कहानी लगभग, लेकिन पूरी तरह नहीं, समाप्त होने वाली है। इन दोनों किंग्स और दोनों क्वींस ने नार्निया पर बहुत अच्छे से शासन किया और उनका शासन लंबे समय तक सुखी और शांतिपूर्ण रहा। शुरुआत में उनका बहुत सा समय व्हाइट विच की सेना के बचे हुए सैनिकों को खोजने और उन्हें नष्ट करने में बीता, और वास्तव में लंबे समय तक नार्निया के जंगली इलाकों से बुरी चीजों के छिपे होने की खबरें आती रहीं। कहीं कोई डरावनी घटना होती, कहीं कोई हत्या। एक महीने किसी वेयरवुल्फ के दिखाई देने की खबर मिलती, तो अगले महीने किसी हैग की अफवाह सुनाई देती। लेकिन आखिरकार उस पूरी दुष्ट जाति का अंत कर दिया गया। उन्होंने अच्छे कानून बनाए और शांति बनाए रखी। उन्होंने अच्छे पेड़ों को बिना जरूरत काटे जाने से बचाया। उन्होंने छोटे ड्वार्फ्स और छोटे सैटियर्स को स्कूल भेजे जाने से मुक्त कराया। उन्होंने बेवजह दूसरों के काम में दखल देने वाले लोगों को रोकना शुरू किया और उन साधारण लोगों को प्रोत्साहित किया जो अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहते थे और दूसरों को भी जीने देना चाहते थे। उन्होंने नार्निया के उत्तर में रहने वाले उन खूंखार जाइंट्स को भी पीछे धकेल दिया, जो जाइंट रंबल बफिन से बिल्कुल अलग किस्म के थे। जब वे नार्निया की सीमा पार करके अंदर आने की कोशिश करते, उन्होंने समुद्र के पार मौजूद देशों से फ्रेंडशिप और अलायंस की। वे वहां राजकीय यात्राओं पर गए और उन देशों के राजा भी उनसे मिलने आए। और जैसे जैसे साल बीतते गए, वे खुद भी बड़े होते गए और बदलते गए। पीटर एक लंबे चौड़े सीने वाले व्यक्ति और महान योद्धा बन गया। उसे किंग पीटर दी मैग्निफिसेंट कहा जाने लगा। सूजन एक लंबी और शालीन महिला बन गई। उसके काले बाल लगभग उसके पैरों तक पहुंचते थे। समुद्र के पार के देशों के किंग्स उसके विवाह के लिए अपने एम्बेसडर्स भेजने लगे और उसे सूजन द जेंटल कहा जाने लगा। एडमंड पीटर की तुलना में अधिक गंभीर और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन गया। वो सलाह और न्याय के मामलों में बहुत बुद्धिमान था। उसे किंग एडमंड द जस्ट कहा जाने लगा। लेकिन लूसी हमेशा खुशमिजाज और सुनहरे बालों वाली रही। उस क्षेत्र के सभी प्रिंसेस उसे अपनी क्वीन बनाना चाहते थे और उसकी अपनी प्रजा उसे क्वीन लूसी द वैलियंट कहती थी।
इस तरह वे सभी बहुत खुशी से रहने लगे, और अगर कभी उन्हें इस दुनिया में बिताई अपनी पुरानी जिंदगी याद आती भी थी तो वो उन्हें सिर्फ किसी सपने की तरह याद आती थी। एक साल ऐसा हुआ कि टमनस, जो अब अधेड़ उम्र का फोन हो चुका था और थोड़ा मोटा भी होने लगा था, नदी के रास्ते वहां आया और उनके लिए खबर लाया कि उसके इलाके में एक बार फिर व्हाइट स्टैग दिखाई दिया है। वही व्हाइट स्टैग जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर कोई उसे पकड़ ले तो वो उसकी इच्छाएं पूरी कर सकता है। इसलिए ये दोनों किंग्स और दोनों क्वींस अपने दरबार के कुछ प्रमुख लोगों के साथ वेस्टर्न वुड्स में व्हाइट स्टैग का पीछा करने के लिए शिकार पर निकल पड़े। वे हॉर्न्स और हाउंड्स के साथ उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने अभी ज्यादा दूर तक शिकार नहीं किया था कि उन्हें व्हाइट स्टैग दिखाई दे गया। वो उन्हें बहुत तेजी से कभी उबड़ खाबड़ जमीन पर तो कभी समतल रास्तों पर, कभी घने जंगल से और कभी खुले रास्तों से ले जाता रहा। कुछ ही समय में उनके सभी दरबारियों के घोड़े थककर पीछे रह गए और केवल ये चारों ही उसका पीछा कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि स्टैग एक घनी झाड़ी के अंदर चला गया जहां उनके घोड़े नहीं जा सकते थे। तब किंग पीटर ने कहा, क्योंकि इतने लंबे समय तक किंग्स और क्वींस रहने के कारण अब वे आपस में बिल्कुल अलग राजसी भाषा में बात करते थे। हे सम्मानित साथियों, अब हम अपने घोड़ों से उतरें और इस जानवर के पीछे इस झाड़ी में जाएं, क्योंकि अपने पूरे जीवन में मैंने इससे ज्यादा शानदार शिकार कभी नहीं किया। सर, बाकी तीनों ने कहा, ऐसा ही करें। वे घोड़ों से उतर गए, उन्हें पेड़ों से बांधा और पैदल घने जंगल के भीतर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, क्वीन सूजन ने कहा, प्रिय मित्रों, यहां एक बड़ा आश्चर्य है। मुझे लगता है कि मुझे लोहे का एक पेड़ दिखाई दे रहा है। मैडम, किंग एडमंड ने कहा, अगर आप ध्यान से देखेंगी तो पाएंगी कि वो पेड़ नहीं बल्कि लोहे का एक खंभा है और उसके ऊपर एक लैंटर्न लगा हुआ है। लायन की अयाल की कसम, ये तो बड़ा अजीब इंतजाम है। किंग पीटर ने कहा, इतने घने और ऊंचे पेड़ों के बीच यहां इतनी ऊंचाई पर लैंटर्न लगाने का क्या मतलब? अगर इसे जलाया भी जाए तो इसकी रोशनी किसी इंसान तक नहीं पहुंचेगी। सर, क्वीन लूसी ने कहा, शायद जब यह खंभा और यह लैंप यहां लगाया गया होगा तब यहां के पेड़ छोटे रहे होंगे, या फिर कम पेड़ रहे होंगे, या शायद उस समय यहां कोई पेड़ ही नहीं रहा होगा, क्योंकि यह जंगल अभी नया है, जबकि यह लोहे का खंभा बहुत पुराना है। वे चारों खड़े होकर उसे देखने लगे। फिर किंग एडमंड ने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस खंभे पर लगे लैंप का मुझ पर अजीब असर हो रहा है। मेरे मन में बार बार यह बात आ रही है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, जैसे किसी सपने में या फिर किसी सपने के सपने में। सर, बाकी सबने जवाब दिया, हम सबको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। और भी कुछ है, क्वीन लूसी ने कहा, मैं इस विचार को अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही कि अगर हम इस खंभे और लैंप को पार करके आगे गए तो या तो हमें कोई अजीब एडवेंचर मिलेगा या फिर हमारी किस्मत में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मैडम, किंग एडमंड ने कहा, मेरे मन में भी बिल्कुल ऐसी ही आशंका उठ रही है, और मेरे मन में भी। प्रिय भाई, किंग पीटर ने कहा, और मेरे मन में भी, क्वीन सूजन ने कहा। इसलिए मेरी सलाह है कि हम तुरंत वापस अपने घोड़ों के पास चलें और इस व्हाइट स्टैग का आगे पीछा न करें। मैडम, किंग पीटर ने कहा, इस मामले में मुझे क्षमा करें, क्योंकि जब से हम चारों नार्निया के किंग्स और क्वींस बने हैं, हमने कभी कोई बड़ा काम जैसे युद्ध, क्वेस्ट्स, युद्ध कौशल, न्याय के कार्य और ऐसी ही दूसरी महान जिम्मेदारियां अपने हाथ में लेकर बीच में नहीं छोड़ी है, बल्कि जिसे भी हमने शुरू किया है उसे पूरा किया है। बहन, क्वीन लूसी ने कहा, मेरे राजसी भाई सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर केवल किसी डर या आशंका के कारण हम इतने शानदार जानवर का पीछा करना छोड़कर वापस लौट गए तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। मैं भी यही कहता हूं, किंग एडमंड ने कहा, और इस रहस्य का अर्थ जानने की मेरी इच्छा इतनी प्रबल है कि अगर मेरे पास पूरे नार्निया और उसके सभी द्वीपों का सबसे कीमती रत्न भी रख दिया जाए तब भी मैं अपनी इच्छा से यहां से वापस नहीं लौटूंगा। तो फिर असलान के नाम पर क्वीन सूजन ने कहा, अगर तुम सब यही चाहते हो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा एडवेंचर इंतजार कर रहा है। इसलिए ये चारों किंग्स और क्वींस उस घनी झाड़ी के भीतर आगे बढ़ गए। वे अभी 20 कदम भी नहीं चले थे कि उन्हें अचानक याद आया कि जिस चीज को उन्होंने देखा था उसे लैंपपोस्ट कहते हैं, और 20 कदम आगे बढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब वे पेड़ों की शाखाओं के बीच से नहीं बल्कि कपड़ों के बीच से होकर आगे बढ़ रहे थे। अगले ही पल वे सभी एक वार्डरोब के दरवाजे से बाहर निकलकर एक खाली कमरे में जा गिरे। अब वे किंग्स और क्वींस की शाही पोशाक में नहीं थे। वे फिर से अपने पुराने कपड़ों में वही पीटर, सूजन, एडमंड और लूसी थे। और सबसे अजीब बात यह थी
कि जिस दिन और जिस समय वे पहली बार छिपने के लिए वार्डरोब के अंदर गए थे, ठीक वही दिन और वही समय अभी भी चल रहा था। मिसेस मैक्रेडी और विजिटर्स अभी भी पैसेज में बातें कर रहे थे, लेकिन सौभाग्य से वे कभी उस खाली कमरे में नहीं आए, इसलिए बच्चों को पकड़ा नहीं गया। और अगर एक बात न हुई होती तो शायद यही इस कहानी का बिल्कुल अंत होता। लेकिन बच्चों को लगा कि उन्हें प्रोफेसर को यह जरूर समझाना चाहिए कि उनके वार्डरोब से 4 कोट्स आखिर गायब कैसे हो गए। प्रोफेसर एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति था। उसने उन्हें यह नहीं कहा कि वे बेवकूफी करना बंद करें, नहीं उसने उन्हें झूठ बोलने के लिए डांटा, बल्कि उसने उनकी पूरी कहानी पर विश्वास किया। नहीं, उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि वार्डरोब के दरवाजे से वापस जाकर उन कोट्स को लेने की कोशिश करना किसी काम का होगा। तुम उस रास्ते से दोबारा नार्निया नहीं जा पाओगे, और अगर किसी तरह चले भी गए तो अब उन कोट्स का तुम्हारे लिए कोई खास उपयोग नहीं होगा। है? क्या कहा? हाँ, बिल्कुल, तुम किसी दिन फिर से नार्निया जाओगे। वंस अ किंग इन नार्निया, ऑलवेज अ किंग इन नार्निया। लेकिन उसी रास्ते का दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, बल्कि नार्निया जाने की कोशिश ही मत करना। जब तुम इसकी तलाश नहीं कर रहे होगे, तभी ये अपने आप हो जाएगा। और आपस में भी इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें मत करना, और किसी दूसरे व्यक्ति को इसके बारे में तब तक मत बताना जब तक तुम्हें यह पता न चल जाए कि उसने भी इसी तरह के एडवेंचर्स का अनुभव किया है। क्या? तुम्हें कैसे पता चलेगा? ओह, तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा। वे जो अजीब अजीब बातें करेंगे, यहां तक कि उनके चेहरे के हाव भाव भी तुम्हें यह रहस्य बता देंगे। अपनी आंखें खुली रखना। भगवान जाने इन स्कूल्स में बच्चों को आखिर सिखाते क्या है। और इस तरह वार्डरोब का यह एडवेंचर वास्तव में समाप्त हो गया। लेकिन अगर प्रोफेसर सही था तो ये नार्निया के एडवेंचर्स का अंत नहीं था, बल्कि ये तो केवल शुरुआत थी।